तो कॉजेज में अभी तक हमने पुश और पुल फैक्टर पढ़ा। अब हम और कॉजेज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आपके पाई चार्ट्स जो दिए हुए हैं, एंड मैंने पहले भी बताया कि जो कॉजेज में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? मेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे वर्क और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में मिलती हैं, इसलिए मेन ज्यादा जाते हैं, उस एरिया को मेन डोमिनेट करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट में अगर आप देखोगे तो टोटल 38% मेल जो हैं वो वर्क अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। वहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए फीमेल की परसेंटेज कितनी है? खाली 3% है। यानी कि जो वुमेन है वो खाली 3% वुमेन ही वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करती हैं। ये जो डेटा है ये आपके पाई चार्ट में ही दिया हुआ है, एंड ये 2001 के सेंसस पे बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ फीमेल का जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन है वो मैरिजेस की वजह से है, और मैरिज की वजह से टोटल कितना माइग्रेशन जाता है? 65%। यानी कि वुमेन मैरिजेस की वजह से 65% माइग्रेट करती हैं, अपनी जगह छोड़ देती हैं। ठीक है, ये जो डेटा है कि 65% वुमेन माइग्रेट कर जाती हैं, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस छोड़ती हैं, ये मेघालय में वैलिड नहीं है। मेघालय का जब आप डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पे खाली 2% ही फीमेल ऐसी हैं जो कि मैरिज की वजह से माइग्रेट करती हैं, और लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में टोटल 65% पॉपुलेशन ऐसी है फीमेल्स की जिसको मैरिज की वजह से माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि विदाई हो जाती है तो उसको अपने मेल पार्टनर के साथ उसके घर पे रहना पड़ता है। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है। अब कॉजेस की तरफ आए तो ऐसा तो है नहीं कि जब माइग्रेशन हो रहा है तो उसके खाली पॉजिटिव इफेक्ट्स ही हैं या उसके खाली नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं। हर तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिफरेंट टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मान लीजिए एक जगह, जैसे आज के टाइम पे देखा जाए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन है तो वहां पे ओवर क्राउडिंग बढ़ गई। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं तो ठीक है, लेकिन ओवर क्राउडिंग बढ़ गई तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया उस मेट्रोपॉलिटन सिटी के ऊपर। पॉजिटिव इंपैक्ट तो हमने पढ़े ही हैं कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इकोनॉमिक मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़े हैं, और अब हम लोग पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि जो पहला कॉन्सिक्वेंस है वो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमी पे क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि एक जगह की इकोनॉमी बढ़ेगी भी और जहां से ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं उस जगह की इकोनॉमी घटेगी भी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बढ़ती रहेगी, ये तो नहीं है ना। तो अब हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये रेमिटेंस, अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में एक बहुत बढ़िया टर्म आई है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? मान लीजिए हमारे कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज में जाके वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन अराउंड 110 कंट्रीज में फैली हुई है। अब जब हमारी कंट्री के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वहां जाके जब वो पैसा कमाएंगे तो वो कुछ पैसा यहां पर भी भेजेंगे। मान लीजिए यहां पर उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, तो वो तो बाहर हैं, मान लीजिए किसी और कंट्री में है, पर वो अपने पेरेंट्स के लिए, किसी और चीज के लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा पैसा तो हमारी कंट्री में भी भेजेंगे। वो जो पैसा हमारी कंट्री रिसीव करती है, हमारी कंट्री में जो आता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो ये जो रेमिटेंस है इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत बूस्टअप होती है हमारी इकोनॉमी, एंड इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। यानी कि माइग्रेशन की वजह से जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो एक रेमिटेंस का है कि जब दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आता है तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। और 2002 के आंकड़ों के हिसाब से हमारी कंट्री ने टोटल $11 बिलियन एज रेमिटेंस रिसीव किया,
जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट्स जिनको रेमिटेंस मिला, यानी कि जहां के लोगों ने बाहर जाके उस पर्टिकुलर स्टेट में भेजा, सबसे ज्यादा स्टेट जिनके पास रेमिटेंस आया उसमें डोमिनेट करने वाले थे पंजाब, केरला और तमिलनाडु। यानी कि इन 3 स्टेट ने सबसे ज्यादा पैसा रिसीव किया एज रेमिटेंस दूसरे कंट्री से। इन 3 स्टेट में सबसे ज्यादा पैसा आया। ठीक है, अब ये तो होगा इंटरनेशनल रेमिटेंस की, यार बाहर से किसी कंट्री से हमारी कंट्री में आया। जो इंटरनल रेमिटेंस है, यानी कि हम माइग्रेट कर गए, हमने दूसरी स्टेट से किसी और स्टेट में पैसा भेजा, तो वो जो रेमिटेंस है उसकी परसेंटेज बहुत स्मॉल है। क्योंकि जब दूसरी स्टेट से एक स्टेट पर की तरफ ज्यादा पैसा आने लगेगा तो उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, लेकिन जो इसका अमाउंट है वो बहुत स्मॉल है अगर हम उसको इंटरनेशनल रेमिटेंस से कंपेयर करें। लेकिन स्मॉल होने के बावजूद भी ये इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, अब जो मनी एज अ रेमिटेंस रिसीव होता है वो किस किस काम के लिए यूज होता है? वो फूड के लिए यूज होता है, मैरिजेस के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, रीपेमेंट ऑफ डेट्स के लिए यूज होता है। यानी कि काफी सारे फैक्टर्स के लिए वो पैसा यूज किया जाता है, लेकिन हमारी कंट्री में किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जो पुअर विलेजेस हैं, जैसे कि बिहार की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, इन कंट्रीज, इन स्टेट्स के लिए इनकी जो पुअर विलेजेस है ना, इन स्टेट में जो पुअर विलेजेस हैं उसके लिए रेमिटेंस एक बहुत बड़ा लाइफ ब्लड है। क्योंकि जब रेमिटेंस की वजह से पैसा आता है और इन स्टेट्स के पुअर लोग दूसरी स्टेट्स में जाके काम करते हैं, तो वो जो पैसा रिसीव करते हैं वो ज्यादातर रेमिटेंस की वजह से ही होता है। ये इसलिए ही रेमिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में। देन माइग्रेशन जो ईस्टर्न यूपी से हुई, बिहार से हुई, मध्य प्रदेश से हुई, उड़ीसा से हुई, कहां पे हुई? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। यानी कि इन एरियाज से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से कहां माइग्रेशन हुई? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कौन से एरियाज हैं जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और इसलिए जो अनस्किल्ड लेबर है, जो कि खाली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही जानती है, उनको बहुत पैसा मिलता है। एंड ये सब क्या दर्शाता है? ये जो माइग्रेशन है ये दर्शाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा, उसका मार्केट एकदम से बूस्ट हुआ, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होने लगा, और उस प्रोडक्शन की वजह से इन स्टेट्स में से आने वाले कुछ वर्कर्स को पैसा मिलने लगा, जो कि उनको पहले नहीं मिल रहा था। हालांकि अभी भी वो बहुत कम है, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट थिंग है। अभी जो मोटी मोटी बात यह है कि उनको पैसा मिल रहा है और वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से है। तो ये भी इकोनॉमिक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया माइग्रेशन का। देन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जो माइग्रेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ, वो ओवर क्राउडिंग कर देता है। जैसे कि अगर आप मुंबई का, दिल्ली का, पुणे का, बैंगलोर का एग्जांपल ले लो, वहां पर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या है कि हर स्टेट से, इंडिया की हर स्टेट से ऑलमोस्ट आपको लोग मिल जाएंगे। उसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और उसका हम इफेक्ट देखते ही हैं। ओवर क्राउडिंग का कितना बुरा इफेक्ट होता है, जैसे कि पॉपुलेशन तो बढ़ी गई, फिर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल के लिए होती हैं, लेकिन जब माइग्रेट कर करके और लोग आएंगे, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते रहेंगे, ओवर क्राउडिंग होती रहेगी, तो उन बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी होने लगेगी। और वो हम देखते हैं कि पानी की कितनी कमी है, वो ओवर क्राउडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें, क्योंकि इतना जितने एक्सपेक्टेड नहीं होता उतने उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं एंड वो वहीं पे बस जाते हैं। देन अगर दिल्ली का एग्जांपल ले तो इतना ज्यादा एयर की क्वालिटी खराब क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब अपने व्हीकल्स यूज करते हैं, उसकी वजह से एयर क्वालिटी भी खराब हुई। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते तो इतना ज्यादा जो एयर की क्वालिटी है वो खराब ना होती।
तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया कि जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्यों आते हैं लोग, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज हर बेसिक फैसिलिटी आपको मिलेगी, इसलिए लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ जाते हैं, बस जाते हैं। लेकिन उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड देन वहां की बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े। पॉजिटिव क्या है कि रेमिटेंस मिलता है जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा कि कैसे वो सक्सेसफुल हुई माइग्रेशन की वजह से। देन नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ा, वो क्या है, ओवर क्राउडिंग। अब हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यानी कि जब माइग्रेशन होता है तो जहां पर लोग आके बस रहे हैं वहां की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, और जहां से लोग आए हैं वहां के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे क्या चेंज आएगा एंड इनके क्या इफेक्ट्स होंगे दोनों तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो यही है कि सिटीज का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है, क्योंकि रूरल से अर्बन एरिया की तरफ बहुत माइग्रेशन होता है तो सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और वही फैक्टर हो गया कि ओवरक्राउडिंग की वजह से बेसिक फैसिलिटीज की कमी होने लगती है। देन नेक्स्ट फैक्टर क्या है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एज के यंगस्टर्स हैं, वो स्किल्ड हैं और वो एक जगह रहते हैं, लेकिन वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब वो उस एरिया से उठ के ऐसी जगह आ जाएंगे जहां पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें अपने स्किल के अकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है, अब जिस जगह से वो आए हैं वहां पर भी कुछ इफेक्ट होगा, जहां पर आए हैं वहां पर भी इफेक्ट होगा। जहां पर वो आ गए उस एरिया को तो ज्यादा स्किल्ड लेबर मिल गया, उस एरिया की तो डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जहां से उठ के वो लोग आए हैं उस एरिया में स्किल्ड लेबर की कमी पड़ जाएगी, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा एंड ये उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो यानी कि जब एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है तो जिस एरिया से माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं उस एरिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्किल्ड लेबर की कमी हो जाती है और इसलिए उस एरिया का डेवलपमेंट रुक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जहां सारे लोग जाते हैं वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट तो क्या होगा कि उस एरिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहां पर ज्यादा स्किल्ड लेबर होगी, लेकिन उस एरिया में भी ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ नेगेटिव इंपैक्ट भी है और इस जहां पे आ रहे हैं लोग वहां पॉजिटिव भी है। अब एक और चीज है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट है, वो ये है कि माइग्रेशन जो होता है किन किन स्टेट से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और ईस्टर्न महाराष्ट्र से, ये सेक्स और एज इंबैलेंस कॉज करता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार माइग्रेशन हो गया तो जिन एरिया से माइग्रेशन हो रहा है वहां पे सेक्स और एज इंबैलेंस कैसे आ गया। इससे पहले का जो एग्जांपल था उसमें हमने बताया जब स्किल्ड लेबर उस एरिया से उठ के दूसरी तरफ चली जाएगी तो उस एरिया में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, ऐसा ही यहां होगा। अब जैसे कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, जो मेन है वो उस एरिया को डोमिनेट करते हैं, 38% टोटल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। मेन तो चले गए, अब बहुत सारे केसेस में उनकी फैमिली रूरल एरिया में ही है, तो वहां पर क्या इंपैक्ट होता है, उस वुमेन के ऊपर इंपैक्ट होता है। ठीक है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है क्योंकि उनका जो हस्बैंड है वो बाहर है, तो मेंटली डिस्टर्ब होना बनता है कि जिस वजह से वो साथ हैं, जिसके लिए शादी की थी कि वो साथ रहें, वही जो उनका मेन मुद्दा था वही अचीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इवन बच्चों के ऊपर भी उसकी वजह से मेंटल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पापा की जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो एक मेल की गाइडेंस उनकी तरफ से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है और कई बार उसको वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हैं, बहुत केसेस में ऐसा भी होता है। देन ये भी देखा गया है कि जब देखा जाता है कि उसका हस्बैंड तो उनके साथ नहीं रहता, वो तो बाहर रहता है, तो सोसाइटी का उस औरत को देखने का नजरिया बदल जाता है एंड देन बहुत सारे केसेस में उसको मॉलेस्ट भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है।
ठीक है, अब हमने देखा ये तो नेगेटिव इफेक्ट हो गए। तो जो रूरल टू अर्बन है उसमें वुमेन के ऊपर हमने देखे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। एक और चीज देखने की है, जब सारे मेन रूरल से अर्बन में चले गए, ठीक है, जबकि वुमेन वही है, तो जिस रूरल एरिया से मेन उठ के जा रहे हैं वहां पे सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे वुमेन ज्यादा हो जाएंगी और मेन बहुत कम हो जाएंगे। और जिस सिटी में वो जाएंगे उस सिटी का भी सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे मेन ज्यादा हो जाएंगे और वुमेन कम हो जाएंगी। तो इस तरह से डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और सेक्स और एज इंबैलेंस हो जाता है। सेक्स इंबैलेंस तो मैंने आपको बताया कि सेक्स रेशियो पूरा बिगड़ गया, मेन अर्बन एरियाज की तरफ जाने लगे तो अर्बन एरिया में मेन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, रूरल एरिया में वुमेन की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। फिर उसके ऊपर सोसाइटी के अलग से इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वहीं एज इंबैलेंस कैसे होगा, तो इससे पहले जो स्किल्ड लेबर का एग्जांपल दिया गया कि जब सारी स्किल्ड लेबर एक ऐसी जगह चली जाएगी जहां पे वो अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सके, तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एज के लोग ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भी उस पर्टिकुलर एज के लोगों की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से उस एरिया में एज इंबैलेंस भी आ जाएगा। जैसे कि देखा जाए आजकल के ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो या आईटी कंपनीज की तरफ जो जाते हैं, उनका मेन जो फोकस रहता है वो बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, क्योंकि वहां पे कंपनीज ज्यादा हैं। तो वहां पर हमें ज्यादातर लोग कितनी एज के मिलेंगे, 25 से 35 के बीच में, यानी कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग वहां ज्यादा हैं, जबकि जिन जिन एरिया से वो जा रहे हैं वहां पे एज इंबैलेंस हो जाता है। तो दोनों तरफ से ही एज इंबैलेंस हो जाता है, एंड ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का। तो ये हमने पढ़े डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम लोग सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बढ़ेंगे।